नमस्कार साथियों। साथियों, हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग बात करने वाले आज एक नए छोटे और प्यारे टॉपिक के बारे में, जिसको है क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर हम लोग कहीं ना कहीं वर्ब की जो बात करते हैं वही आप लोगों को यहाँ पर अब हिंदी में क्रिया के रूप में पढ़ने वाले हैं। छोटा टॉपिक है साथियों, लेकिन क्या इसमें इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हिंदी का कोई पेपर होता है उस समय इसकी महत्वता बढ़ जाती है, क्योंकि इस और टॉपिक के ओरिएंटेड काफी क्वेश्चन आप लोगों को मिल ही जाते हैं। तो उम्मीद है साथियों आप सभी लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है आराम से समझ में भी आ रहा है। आप प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं नोट्स भी बना रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे। देखो साथियों, लाइव क्लास हो ना कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टाइम टू टाइम पढ़ते रहे, अपनी क्लास जैसे आए तो एक्टिव रहा करो। चलिए, तो क्रिया के बारे में बात करेंगे। क्रिया क्या है? जिस शब्द अथवा समूह के द्वारा किसी कार्य को होने या किए जाने का बोध हो। समूह के रूप में हो सकता है, शब्द के रूप में हो सकता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे साथियों? किसी कार्य को, अपन स्कूल टाइम में क्या होता है कि किसी कार्य को करना या हो ना पाए उसका बोध होता है, वो क्या होता है हमारा? क्रिया। क्रिया का सीधा मतलब है किसी कार्य से जुड़ा हुआ। जस्ट इमेजिन कीजिए, सीता है हमारी। सीता क्या कर रही है साथियों? नाच रही है। तो ये क्या कर रही है? नाच। क्रिया। नाचना क्या है? क्रिया, वर्ब हो गई ना। तो इंग्लिश में होता तो अपन लोग क्या लिखते? डांसिंग लिखते या डांस लिखते हैं इसको। सेंटेंस के हिसाब से डांसिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के हिसाब से। वही वाक्य है जो मैंने आपको उस समय हिंदी और इंग्लिश के हिसाब से चीजों को बताया। चीजें वही है साथियों, वर्ब को यहाँ पर। अब देखो, बच्चा दूध पी रहा है, तो पीना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। फिर देखो, सुरेश कॉलेज जा रहा है, तो जाना क्या है? ये भी हमारा क्रिया है। और शिवाजी बहुत वीर थे, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये वीरता का संबोधन कर रहा है, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा देख लो भाई, जो नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, शब्दों में कार्य व्यापार का बोध हो रहा है, और इन सभी शब्दों में किसी कार्य को करने या होने का बोध हो, ये चीज ध्यान रखना है। और इस सेंटेंस को थोड़ा हटा देना है, ये थोड़ी इस चीज को कनेक्ट नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को इन बातों को समझना है। किसी कार्य को करना या होना पाया जाए, या किसी कार्य को करने का जो बोध प्रकट हो जाए, चाहे नाचना होता हो, चाहे पीना होता हो, या चाहे जा रहा होता हो, ये चीज आप लोगों को ध्यान। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर देखें, आगे बात करें तो क्रिया सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक है। सार्थक जो शब्द होते हैं ना साथियों, उसमें 8 प्रकार है। उसमें एक क्या है? क्रिया का प्रकार है। और व्याकरण में क्रिया एक क्या है? विकारी शब्द है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। एक पढ़ते हैं हम लोग अविकारी, और एक पढ़ते हैं विकारी। विकारी का मतलब है कि वह क्रिया जो किसी न किसी रूप में, वह शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग के आधार पर क्या है? शब्दों में परिवर्तन कर रहा है, वो आप लोगों का क्या हो रहा है? विकारी शब्द होता है। ये ध्यान रखना है। क्रिया के कई रूप होते हैं जो प्रत्यय और सहायक क्रिया द्वारा बदले जाते हैं, और क्रिया के रूप से उनके विषय, संज्ञा, सर्वनाम के लिंग और वचन का भी पता चल जाता है। ये ध्यान रखना है। लिंग वचन का भी पता चल जाएगा आप लोगों को। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, ये सारे क्या है? विकारी शब्द के हिसाब से चीजों को परिवर्तित करते हैं। अब आप लोगों को एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाएगा वो जल्दी मैं बताऊंगा। एक और थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। क्रिया वह विकारी शब्द है। अब कंफर्म हो गया है विकारी है। इसमें क्या होता है कि किसी पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ विधान किया जाता है, मतलब जानकारी ली जाती है, अथवा जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। इतना क्रिटिकल जाने की जरूरत नहीं है। घोड़ा जाना है, चाहे मोहन का खाना खाना है, ये सारी क्या है? क्रिया का कार्य है। आपको क्रिया के प्रकारों को अच्छे से देखना है। पहले बेसिक बता देता हूँ, यहाँ से कोई ज्यादा विशेष शब्द नहीं। उपयुक्त वाक्यता में जैसे जाता है और खाता है, ये सारी क्या है? क्रियाएं होती है। जाना, खाना, पीना, रहना, ये क्या होता है? ये कुछ जनरली है, क्रिया है, ये ध्यान रखना। अब देखें धातु हिंदी व्याकरण, इसको देखें और इसको नीचे देखें। क्रिया का मूल रूप किसमें है साथियों? धातु कहलाता है, ये ध्यान रखना। क्रिया का मूल रूप में किस रूप में जाना जाता है? मूल रूप, वो क्या कहलाता है साथियों? धातु कहलाता है, ये ध्यान रखना है। और साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है, जैसे ना लगा रहता है, ध्यान रखना है। क्रिया, ये देखो किया नहीं है, क्रिया है। क्रिया में जनरली क्या होता है? जैसे आना, तो अंत में क्या लिखा हुआ है? ना लिखा हुआ है। जाना, जैसे ना लिखा। पाना, फिर ना लिखा हुआ। खोना, खेलना, और कूदना, ये क्या कह रहा है? जनरली, मतलब सामान्यतः आप लोगों को इस प्रकार की स्थितियां मिलेगी
क्यों? क्रिया का मूल रूप क्या एक धातु के रूप में ही है और साधारण रूप से अंत में आप लोगों को क्रिया के आना जाना पाना खेना ये ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है साथ ही, ना ही आपको क्रिटिकल बनाना है। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ने के उद्देश्य के चक्कर में इसको और क्रिटिकल बना रहे, उससे बचना है आपको। फिर साधारण रूपों में अंत का ना निकाल देने से बाकी बचे उस क्रिया को क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु ही है। कैसे? अगर मैं जैसे आना, तो ये जो ना निकाल लेता हूं तो मेरा आ क्या बचा साथियों? ये मूल भाई ना निकालने के बाद जो भी पूछे पीजे शब्द बना है, जैसे कूद हुआ है, खेल हुआ है, जैसे ना निकलने में खो हुआ है, पा हुआ है, जा हुआ है, ये जो शब्द बनेंगे ये क्या है साथियों? धातु के रूप में ये कहलाता है। क्या रूप है इसका? धातु के रूप में ये कहलाता है, ये ध्यान रखना। जैसे आना जाना पाना खेल, ये सारी क्या है? इसमें आ जा पा खो खेल कूद ये सारी क्या धातु है, जैसा कि ऊपर मैंने अभी आप लोगों को बताया। आसान सा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, बट इसको आप लोगों को थोड़ा समझते हुए चलोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। शब्दकोश में क्रिया का जो रूप मिलते हैं उसे उसमें धातु के साथ ना जुड़ा रहता है और ना हटाने से धातु शेष रह जाते हैं। सिंपल सा ध्यान रखना, क्रिया का जो अंतिम शब्द जोड़ा गया ना किस रूप के लिए जोड़ा गया? कुल मिला के क्रिया के रूप में। और जैसे ही ना शब्द हट जाता है किसी शब्द के आगे का जो भाग होता है वो क्या होता है? धातु होता है। ये ध्यान, क्रिया का मूल रूप क्या होता है साथियों? धातु ही होता है। जैसे देखो लिख हुआ, पढ़, जा, खा, गा, रे, ये रो सॉरी ये ध्यान रखना है। और इन्हीं धातुओं से लिखता पढ़ता आदि क्रियाएं बनती हैं, ये ध्यान रखना। बिल्कुल सामान्य से है, 1 से 2 बार इन क्लासों को अगर आप ध्यान से देख लेते हो तो आप लोगों को कैसे, मैं फिर कह रहा हूँ साथियों, किसी के फोटोकॉपी के नोट्स भले एक टाइम के लिए ले लेना, लेकिन वीडियो को अच्छे से देखते हुए अपने नोट्स को, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत गलतियाँ की हैं। थोड़ा अजीब लगता है लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को हमेशा साथियों और नोट्स कंप्लीट होना उससे पहले कम से कम 2 से 3 बार आराम से देख लेना। फिर कह रहा हूँ, नहीं तो गलत चीज़ें अगर चली गई मेरे कुछ नहीं जाएगा, मैं तो बता दूंगा कि मैंने सही पढ़ा है और आप लोगों ने गलतियां की है, और आपके द्वारा यदि कोई गलती है तब तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। अब देखें धातु के भेद। धातु जो है, धातु के 2 भेद है, एक मूल धातु और एक यौगिक धातु। अब देखो क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या है? वो है धातु। अब धातु की स्पेशल कैटेगरी में ध्यान रखना है, धातु धातु के साथ क्रिया है, क्योंकि मूल शब्द जो आ रहा है धातु से आ रहा है, लेकिन धातु की क्या क्रिया है ये ध्यान रखना। चलिए, जैसे मूल धातु और यौगिक धातु, सबसे पहले बात करते हैं मूल धातु के बारे में। यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर क्या करती है? निर्भर नहीं करती। जैसे मूल धातु के उदाहरण में जा, खा, पी और र, ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है। मूल धातु क्रिया के रूप में कौन कौन से शब्द है या इन शब्दों से जुड़ा हुआ कोई वाक्य आए, ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार यौगिक धातु दूसरा प्रकार है धातु के रूप में। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई वस्तुओं को संयुक्त करके या संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। अब यहाँ पर उसने कहा कि भाई लास्ट में जो ना है, मतलब इसमें वो स्वतंत्र रूप की बात करता है, और यहाँ पर उसने कहा कि प्रत्यय भी लग सकते हैं, अन्य धातुओं का सहयोग भी हो सकता है, संज्ञा या विशेषण का प्रभाव भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल, जैसे उठना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना, कराना या करवाना, सोना धोना, रोना धोना, चलना फिरना, खा लेना, उठ लेना, उठ जाना, खेलना कूदना आदि ये बातें, बत्ती आना, गरमाना, चिकनाना, ये शब्द आप लोगों को यौगिक के रूप में मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। यौगिक धातु के रूप में या यौगिक क्रिया के रूप में। अब यहाँ से आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है, मूल धातु में कौन कौन सी चीजें आती हैं, यौगिक धातु में कौन कौन सी चीजें आती हैं। फिर यौगिक धातु 3 प्रकार की होती हैं, प्रेरणात्मक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु, ये ध्यान रखना। नाम क्रिया और नाम धातु, क्योंकि धातु ही एक तरीके से क्रिया का मूल रूप है, तो इन छोटी छोटी बातों को साथ स्टार लगाते हुए और जितना हो सके अभी से समझने का प्रयास करें कि ये कहना क्या चाहते हैं माँ से।
चलिए, उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहाँ से आपको कोई क्रिया पूछ लेगा कि फलाने वाक्य में फलाने शब्द में कौन सी क्रिया है, तो ये जो क्रिया का विभाजन है यहाँ से ध्यान रखना है। प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार से बनती है। आना लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थ बनते हैं। जैसे उठाना, तो ये क्या बन रहा है, आना। उठवाना, ये भी आना शब्द है उच्चारण के रूप में। दिलाना, ये भी आना है, ये लाना है, ध्यान रखना है। और दिलवाना, ये भी आना है। तो आना और लाना, इसमें क्या किया जाता है, उन शब्दों का उच्चारण या उन शब्दों का जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना है। आना या लाना, ये ध्यान रखना है। प्रेरणार्थ क्रिया के उदाहरण देख लो थोड़े। जैसे मूल धातु है उठना, इसके प्रेरणा धातु के रूप में ध्यान रखना। देखो मूल धातु, यहाँ पर कुछ दो बातें की जा रही है। मूल धातु सब तो ये है, इसको आप लोग प्रेरणात्मक धातु में बदलना है। उठना को तो उठाना और उठवाना होगा। दे स्पेस ना को अगर मैं प्रेरणात्मक धातु के रूप में देखना चाहूँ तो दिलाना, दिलवाना। कर का ना के साथ मूल धातु के साथ संयोग हो तो क्या होगा, कराना और करवाना। सोना, सोना का यहाँ पर शब्दों का मेल हो तो सुलाना और सुलाना। ये प्रेरणात्मक शब्दों को ध्यान रखना है कि निम्न में से प्रेरणात्मक शब्दों को बनाइए या निम्न में से प्रेरणात्मक शब्द कौन से होते हैं। खाना, तो अगर पूछे तो खिलाना या खिलवाना। तो ये इंडेक्स को साथियों थोड़ा सा खास तौर से स्पेशली प्रेरणात्मक क्रिया के रूप में थोड़ा बहुत याद रख लेना कि भाई प्रेरणात्मक क्रिया की कंडीशंस क्या, नियम्स क्या। और जब आप खुद पढ़ोगे तभी आप लोगों को याद होगा, मेरे पढ़ाने से आपको याद नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो वो ठीक हो जाएगा। अब दूसरा प्रकार है यौगिक क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे रोना धोना, चलना फिरना, खा लेना। देखो स्पेस जो लगा हुआ है, दो धातु को क्या कर रहा है, जो दो क्रियाओं को जोड़ना। तो उठना बैठना दोनों क्रिया है। उठ जाना, खेलना कूदना, ये सारे क्या है, दो या दो से अधिक जो धातु है क्रियाओं को मिलने से जो एक तरीके से क्रिया बन रही है वो आपके यौगिक है। यौगिक का सीधा मतलब ध्यान रखना जोड़े की बात करता है। और तीसरा है प्रकार साथियों नाम धातु। संज्ञा विशेषण से बनने वाले धातु को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, नाम धातु कहते हैं। जैसे गरियाना, लतियाना, बतियाना, गरमाना, चिकनाना और ठंडाना। समझ रहे हो? उदाहरण के रूप में देखो यहाँ पर, गाली से गरियाना, ला से लतियाना, चकना से चिकनाना और ठंडे से ठंडाना। बस इतना ध्यान रखना है कि तीनों प्रकार ध्यान रखना है। परिणार्थक भी पूछे, चाहे आप लोगों को यौगिक पूछे, चाहे आपको नाम पूछे, बस इतना ध्यान रखना है। रूल्स रेगुलेशन को हमें क्या करना होगा, रीड करनी ही होगी। चाहे बोले आप कहीं भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर टेस्ट के लिए बस ये सोच के देना है कि भाई मेहनत करनी है, परफॉर्मेंस की ओर नहीं जाते। जब सीखते हो ना, सीखने के टाइम परफॉर्मेंस नहीं देखा जाता कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। नहीं, आप ये सीखो, आप खुश हो कि भाई मेरे ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो, क्योंकि गलत होंगे तभी आप एनालिसिस करोगे, नहीं तो क्या ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पीछे रहोगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हर साल एक तरीके से प्रैक्टिस के दौरान तो बहुत बढ़िया नंबर आते हैं और जैसे ही मैंने एग्जाम में जाते हैं तो खुश हो जाते हैं। गाली से ये चीज़ें याद रखना। क्रिया क्या भेदों के बारे में, तो कर्म के आधार पर, कर्म के दृष्टि पर दो भेद है, अकर्मक और सकर्मक। लेकिन अन्य एक प्रकार बनाया गया है द्विकर्मक, ये ध्यान रखना। रीड जरूर करेंगे तीनों के बारे में। मुख्य रूप से अकर्मक सकर्मक है। तो अकर्मक क्या होता है, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। कैसे, राकेश रोता है, अब राकेश खुद रो रहा है तो उसका प्रभाव, रोना प्रभाव किस पर पड़ रहा है साथियों, राकेश पर। से सीप रेंगता है, ये सांप है साथियों, सांप रेंगता है। तो सांप रेंगता है तो क्या आप लोग उसमें मदद करोगे उसको ठिल्ड के ले जाने की? नहीं, आप लोग मदद नहीं करोगे। आप उसको क्या करेंगे, रेंगने में उसका आपका कोई काम नहीं है। वो जिस प्रकार राकेश रो रहा है उसको रोने दो, सांप रेंग रहा है उसको भाई चलने दो, और बस चलती है। तो ये प्रभाव डायरेक्ट किससे बात बढ़ रहा है, एक तरीके से सब्जेक्ट आप इंग्लिश में कह सकते हो। बाकी आप लोग मुख्य कर्ता कर्म की आवश्यकता नहीं होती इसमें, कि वो खाना खा रहा है तो कर्म की बात होगी, वो रोना रो रहे हैं, अब रोते रहते हैं, नहीं पढ़ाई करोगे तो यही होगा।
कुछ अकर्मक क्रियाएं पूछे, जैसे लजाना, होना, बढ़ना, सोना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, दौड़ना, रोना, अखराना, सॉरी चमकाना, डोलना, ठहरना, मरना, घटना, जागना, उछलना और कूदना। ये कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं साथियों। आपको एग्जाम में जाना है या कोई नया पढ़ाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बेसिक चीज है, आप लोगों को एक तरीके से क्या है पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। समझ रहे हो साथियों? उम्मीद है मेरी बात आपको आराम से समझ में आ रही है। सकर्मक की देख लो, इसमें क्या असर कर्ता पर नहीं होता, वहां पर सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सकर्मक। और कर्म का होना आवश्यक है, उसमें क्या कर्म नहीं हो, राम रो रहा है, राकेश रो रहा है, रोने दो, उसका असर, रोने का असर किस पर पड़ रहा है? राकेश पर पड़ रहा है। सकर्मक में क्या होता है कि इसमें राकेश के साथ या उस सेंटेंस में क्रिया होना जरूरी है, मतलब क्रिया का यहाँ पर कर्म से मतलब है, ध्यान रखना, कर्म होना जरूरी है। जैसे मैं लेख लिखता हूँ, तो मेरा कर्म क्या है, मैं मेरा कर्तव्य या मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, मैं लेख लिखने का कार्य कर रहा हूँ। सुरेश मिठाई खाता है, सुरेश क्या खा रहा है? मिठाई खा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मीरा फल लाती है, मेरा अपना कर्म, कर्म है ना, फल लाना क्या कर्म हो गए। भौरा फूल का रस पीता है, तो ये सारे क्या है, कर्म के अंतर्गत आते हैं। इसमें आते हैं साथियों, कर्म के अंतर्गत आते हैं, ये चीज ध्यान रखें। चलिए अब तीसरा अन्य प्रकार है, मुख्य रूप से अकर्मक और सकर्मक दे। तीसरा अन्य प्रकार है साथियों द्विकर्मक। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें, मैंने राम को पुस्तक दी, मैंने राम को पुस्तक दी, दो कर्म हो गए। श्याम ने राधा को, मतलब एक तरीके से बहुवचन टाइप का सेंटेंस है, और इसमें देना क्रिया का क्या है, दो कर्म है, ये ध्यान रखना। अतः ये देना द्विकर्मक क्रिया है, बस ये ध्यान रखना है। तो मैं सकर्मक और अकर्मक तो याद रखना है, लेकिन तीसरे आप लोगों को द्विकर्मक के रूप में भी ध्यान रखना है। अब वो देखते हैं प्रयोग के आधार पर प्रकार। जैसे अकर्मक है प्रयोग के आधार पर, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार वार्ता करे या उसका फल भी कर्ता पर पड़े। व्यापार कर्ता शब्द ही है यहाँ पर, और उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे राम खाता है, फिर वही उसी प्रकार का सेंटेंस है, तो वाक्य में खाने का व्यापार राम से, और खाने का फल भी क्या है, राम पर ही पड़ता है, इसलिए खाता क्या अकर्मक होता है, मतलब सेल्फ पर इम्पैक्ट पड़ता है। जिस प्रकार ऊपर हम लोगों ने प्रकार पढ़े थे उसी प्रकार ये इसी का ही है, स्वयं पर इम्पैक्ट की बात करता है। अकर्मक क्रिया के जैसे गीता खाती है, बच्चा खेलता है, श्याम हंसता है, कीड़ा बिलबलाता है या कुत्ता भौंकता है। उम्मीद है कि ये जो एग्जाम्पल्स है ना साथियों, हमेशा इसको वापस देखने का प्रयास करो, जिससे क्या होगा, आप लोगों को सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अपूर्ण अकर्मक भी देखो एक प्रकार और आ गया, जिसमें क्या अपरमक क्रिया का पूरा आशय स्पष्ट करने के लिए वाक्य में क्या कर्म के साथ संज्ञा विशेषण का पूर्ति के रूप में प्रयोग होता है। मतलब यहाँ पर अब क्या अपूर्ण की स्थिति में संज्ञा और विशेषण की सीधी बात करता है। कैसे? राजा ने गंगाधर को मंत्री बनाया, कर्म भी है और कहीं ना कहीं एक अदर पार्टी की भी बात करता है। और इस वाक्य में अगर पूछे अकर्मक क्रिया के रूप में कौन है साथियों, गंगाधर है, किंतु इतने मात्र से इस कर्म का आशय स्पष्ट नहीं होगा, तो उसका आशय स्पष्ट करने के लिए उसके साथ मंत्री की भी संज्ञा दी जाती है। इस वाक्य में बनाया अपूर्ण अकर्मक है, और गंगाधर कर्म और मंत्री शब्द कर्म पूर्ति है। बस इतना हो, सिंपल सा ध्यान रखना है। जो भी आप लोगों को वाक्य मिले, सेंटेंसेज मिले, पहले उसको देखो, आराम से समझो, तभी जाके इसमें पार पड़ेगा, खास तौर से इस टॉपिक में। उदाहरण के रूप में अध्यापक ने संतोष को वर्ग प्रतिनिधि चुना, हम अपने मित्र को चतुर समझते हैं, हम प्रत्येक भारतीय को अपना मानते हैं, हम मानव सेवा से पुण्य मानते हैं। अब देखिए उसमें क्या है, चुना समझते हैं, मानते हैं, अपूर्ण कर्म के, संतोष को, मिश्र को और भारतीय को कर्म और वर्ग
प्रतिनिधि चतुर और अपना कर्म पूर्ति करते हैं। ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस चीजों से जुड़े हुए व्यक्ति काफी जानकारी वाले होते हैं, अगर नहीं है तो उसको हटा दो। सकर्मक क्रिया भी देख लो फिर से, ऊपर देखो हेडिंगों में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं प्रयोग के आधार पर अकर्मक बताई पहले, दूसरा मैंने बताया अपूर्ण अकर्मक, और तीसरा बता रहा हूं अब सकर्मक। तो इसमें क्या है कि जब क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं या संक्रमक कहते हैं। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। उपयोग में देखा जाए तो क्रिया का जो व्यापार श्याम करता है किंतु उसके व्यापार का फल पुस्तक पर पड़ता है, इसलिए पड़ता है सकर्मक व्यापार और पुस्तक कर्म बन जाती है। जैसे अन्य उदाहरण में राम बाण मारती है, राम मूर्ति लाद बनाती है और कुत्ता हांडी चबाता है। तो देखो आप लोगों को दूसरी चीजों की नीड नहीं होती है, लेकिन आपको कम से कम ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, इन छोटी छोटी चीजों पर आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को अच्छे से, लड़के जैसे क्रिकेट खेलते तो इसमें क्या मारती है, बनाती है, देता है, चबाता है, इससे आप लोगों को क्या क्रियाएं ढूंढनी होती है। बाण, मूर्ति, भाषण, हड्डी आदि ये क्या कर्म की कैटेगरी में आते हैं। तो जब इन सबको बार बार आप लोग खुद से देखोगे ना, तभी चीजें आप लोगों को ज्यादा आरामदायक लगेगी, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीजें बार बार रिवीजन की बातें हैं। फिर अपूर्ण सकर्मक क्रिया की बात करें तो जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए कर्ता के अतिरिक्त क्या है संज्ञा विशेषण की आवश्यकता पड़ती है, उसे अपूर्ण सकर्मक कहते हैं। और प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे, ध्यान रखना है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया का अर्थ है पूर्ण करने के लिए संज्ञा विशेषण को जोड़ा जाता है, उसे क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। अपूर्ण सकर्मक कैसे, गांधी कहलाए। अब इसमें क्या है, हमको कहलाना अलग चीज है, सीधा हो गया। इस वाक्य में क्या अभिश्वास की प्राप्ति नहीं होती, और अर्थ समझने के लिए यदि पूछा जाए कि गांधी क्या कहलाते हैं, तो उत्तर होगा गांधी महात्मा कहलाते हैं। इस प्रकार कहलाए अपूर्ण संक्रमण क्रिया का अर्थ होता है महात्मा शब्द द्वारा स्पष्ट होता है, और इस वाक्य में कहलाए अपूर्ण संक्रमण क्रिया या महात्मा गांधी शब्द पूर्ति है, ये ध्यान रखना है। जो महात्मा ऐड होगा तभी ये एक तरीके से पूर्ण होगा, बाकी अपूर्ण वाक्य के रूप में गांधी कहलाए, ये ध्यान रखना है। तो गांधी क्या कहलाए, महात्मा गांधी। अपूर्ण संक्रमण क्रिया के अन्य उदाहरण भी देख लो। जब मेरा भाई शिक्षक हो गया, सोना पीला होता है, साधु चोर निकला, वह मनुष्य बुद्धिमान है, जन्म से ही जाति तय करता है। तो ये कुछ बातें हैं साथियों, प्रैक्टिस करें। आप सोचते हो आपके सामने क्वेश्चन होंगे ना, अभी जैसे आपकी टेस्ट सीरीज है, तो बढ़िया तरीके से उपयुक्त वाक्यों में हो गया, होता है, निकला या अर्थ अपूर्ण संक्रमण क्रिया, ये शिक्षक, पीला, चोर, बुद्धिमान, ये क्या है, इसकी पूर्ति कर रहे हैं अपूर्णता को। थोड़ा सा और है साथियों, ज्यादा नहीं। हम द्यू कर्म की बात करें, जिस संक्रमण क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में द्यू कर्म क्रिया हो गई। और शिक्षा ने विद्यार्थियों को पुस्तक दी, इसने शिक्षक ने क्या की, विद्यार्थियों को पुस्तक दी, तो यहाँ पर डबल क्रिया हो गई ना। और इस वाक्य में देखें, व्यापार का फल दो कर्म, पुस्तक और विद्यार्थी पर पड़ रहा है। वाक्य में दी गई व्यापार का फल, व्यापार का यहाँ पर क्रिया से ध्यान है, इसलिए वाक्य में द्यू कर्म क्रिया है और पुस्तक मुख्य कर्म और विद्यार्थी गौण कर्म है। द्यू कर्म क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले दोनों कर्म में एक मुख्य कर्म किसी पदार्थ का, तो गौण कर्म किसी प्राणी का बोध करवाता है, बस इतना ध्यान रखना। उदाहरण के रूप में थोड़ा ध्यान रख सकते हो, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, राम लक्ष्मण को गणित सिखाता है, मालिक नौकर से पैसे लेता है और पुलिस चोरों को पकड़ती है। बिल्कुल सिंपल सा है साथियों, बस आपका यही काम है, इसको एक दो बार रूल्स को याद करो। देखो जब तक आप रूल्स को, नियमों को याद नहीं कर लेते हो, तब तक ये चीजें आप लोगों के लिए क्रिटिकल होगी, इसलिए पहले अपने आप को टाइम दें। उपयुक्त वाक्य में भी वही है, देखो दिया, सिखाता है,
देता है, द्विकर्म क्रियाएं हैं जैसे दान, गणित, पैसे, ये क्या है मुख्य कर्म है, और ब्राह्मण लक्ष्मण को या नौकर को ये क्या गौण कर्म है, इसके अंतर्गत आने वाला कर्म कह सकते हैं। अब अंतिम पॉइंट है साथियों, रचना की दृष्टि से पूछा जाए तो ये भी दो प्रकार के, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ में क्या होता है साथियों, जिस क्रिया की रचना धातु से होती है उसे रूढ़ कहते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, सामान्य सी बात है। यौगिक क्रिया की बात करें तो जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्व होता है, जैसे लिखवाना, आते जाते रहना, पढ़वाना, बताना, बड़बड़ाना, तो ये चीजें आप लोग जब क्लास नहीं होती तो करते हो। यौगिक क्रिया के भेद पूछे, प्रेरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। तो ये बस आप लोगों को ये कुछ चीजें हैं जो ऊपर हम लोगों ने अलग अलग टुकड़ा में पढ़ लिए हैं, बस यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को रीड करना है और रूल्स को याद कर लो, बाकी आप लोगों के लिए तैयार रहे। 1 नवंबर ये ध्यान रखना, इस दिन बहुत ही स्पेशल दिन होगा और आप लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन जिस प्रकार से एफर्ट डालना है वो डालिए। तो ठीक है साथियों, क्लास बहुत बड़ी नहीं है लेकिन क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।